बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। जो कल के डेट में छोड़ दिया था उसको आगे हम एसी के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे उसको। तो अभी हम लोग के पास टॉपिक क्या है, वो है पावर इन एन एसी सर्किट, यही हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ईएमएफ का दो इक्वेशन है, एक E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, और एक है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो करंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इनके अंदर जो गौर करोगे फाई दिख रहा है, फाई क्या है, फेज एंगल है। फेज एंगल किसके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में, ठीक है। उसमें नहीं देखना है आप लोगों को, बस इस पे देखो, छोड़ दो सब चीजों को। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो इसको अगर हम मान लेते हैं E, तो I कहां से स्टार्ट होगा, ऐसे, है ना। तो यहां पे क्या होगा, I। तो ये है E और वो है I, अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है, उसी को हम फेज एंगल बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। अब जैसा कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़े थे, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट, 10th में है ही, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आता है इलेक्ट्रिक पावर बराबर पोटेंशियल इनटू करंट। अब इसका उपयोग हम लोगों ने यहां करना है, तो पावर इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू करंट, और ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इनटू करंट। बस हमें नेक्स्ट है, जब इनको प्रोडक्ट निकालेंगे हम, जब मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई नॉट आई नॉट एक संग साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अब यहां पे ना मैथ का एक कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगता है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जिसमें क्या निकलता है हमको, तो वो बनता है हम लोग साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोग का ये फॉर्मूला लगता है, जिसका उपयोग करने के बाद हम क्या पता लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। और इस सीन में जो dt है यानी टाइम, वो क्या है, बहुत ही कम समय की बात करें तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो वर्क डन का फॉर्मूला है ये जो अभी हम लोग ऊपर सॉल्व किए ना, पावर के फॉर्मूला, पावर को क्या हम कह सकते हैं, वर्क डन, कंडीशन जब हम एक फिक्स टाइम की बात करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, अब सोचो ना कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम वर्क डन को पावर के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक फॉर्मूला था, वो भी छोटे क्लास का फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक। और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। इसका मतलब हम E के जगह पे क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू टी। वही सेम केस हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, जहाँ पे ऊपर से पावर उठाया है और dt को माना है हम वेरी स्मॉल टाइम। तो जब बहुत स्मॉल टाइम करेंगे तो हम उसको निगलेक्ट भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं हम लोग आगे। चलो आगे क्या करेंगे, वर्क डन निकालने वाले हैं कंप्लीट साइकिल पे, तो W इज इक्वल टू 0 से t, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और dt क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रोल अदा करता है, dt ऑपरेटर, dt क्या रोल अदा करता है, ऑपरेटर। और कभी भी बिना ऑपरेटर के इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो ऑपरेटर चाहिए, तो dt किसकी तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेटर तौर पे। फिर जब इसको सॉल्व करने का है हम लोग को, तो आएगा नेक्स्ट में W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट। देखो एक चीज गौर करो, ई नॉट आई नॉट हर जगह सेम है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं रहता है अगर साथ में है। इंटीग्रेशन किसका होगा, जो आप देख रहे हो ना इधर के साइड में, इनका इंटीग्रेशन होगा तो निकल के आएगा cos फाई इंटू टी बाई 2, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से क्या है, t तक है। इसको सॉल्व करें, निकल के आएगा
तो हमारे पास है एवरेज पावर ओवर अ साइकिल क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये भी आपको पता है छोटे क्लास में, बचपन में पढ़ाया था 9 में, कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट है तो एवरेज पावर क्या होगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। देखो ये ऊपर है ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई, जहां पे कॉस फाई क्या है, कॉस फाई देखो आर बाई जेड दिख रहा है क्या, कॉस फाई आर बाई जेड, जहां पे जेड क्या है बच्चे, इंपीडेंस, जेड क्या है इंपीडेंस। और जैसा कि हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, हाँ या ना। तो वहां पे z की वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ओमेगा एल को ले सकते हैं हम लोग एक्सएल और ओमेगा सी को ले सकते हैं एक्ससी, जहां पे इनको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बात समझ में? नेक्स्ट है, और जो ये है ना कॉस फाई, इसी को क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर बोलते हैं एसी सर्किट का। तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आता है P एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस, जिसको बोलते हैं V आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहां पे कॉस फाई को क्या बोलेंगे हम लोग, पावर फैक्टर, और इन पूरे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर इन अ सर्किट एंड कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एवरेज पावर है, हाँ या ना। तो नेक्स्ट है पावर इन एन एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की इन प्रेजेंस में पावर कितना होगा हम लोग एसी सर्किट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे, तो अभी देखो इन आर करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज, यानी कि अगर हम गौर करते हैं रेजिस्टेंस केस में, तो रेजिस्टेंस केस में दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, चाहे ईएमएफ की बात करो और चाहे करंट की बात करो, दोनों केस में सेम होती है। चेंज कहाँ होता है, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में। ठीक है, जिसमें लैग होता है और गेन होता है पाई बाई 2 का, लास्ट हम लोग देख रहे थे उसको। तो जब आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो उस केस में एवरेज पावर कितना मिलेगा, वो मिलेगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि भी को हम आर एम एस भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब भी उसके अंदर इंडक्टर होगा तो उस केस में जो फेज डिफरेंस होगा बच्चे कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 का। ठीक है, यानी कि गौर करोगे तो ये है वी आर एम एस और ये क्या है आई आर एम एस, किसके लिए, किसके लिए, इंडक्टर के। ठीक है, इसलिए तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस पाई बाई 2 का, यानी कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे एवरेज पावर कितना होगा, 0। अब कैपेसिटर की बात करते हैं, तो यहां पे क्या करेगा, गेन करेगा ना, वहां पे भी एवरेज पावर कितना हो गया, 0। तो एक चीज गौर करेंगे, जब भी हम तीनों एलसीआर सर्किट का उपयोग करते हैं किसी सर्किट में और उनका एवरेज पावर निकालते हैं तो केवल रेजिस्टेंस का ही हमको पावर दिखता है, कैपेसिटर और इंडक्टर का पावर क्या हो जाता है, 0 केस आता है। तो सबसे जब दबदबा किसका है उसके अंदर, रजिस्टर का ही दबदबा है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है नोट, नोट पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्या है, पावर एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड इन इंडक्टर, यानी कि जो पावर होता है वो इंडक्टर में कभी लॉस नहीं होता है, नॉट कैपेसिटर, कैपेसिटर में भी नहीं लॉस होता है। हेंस दे फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डिवाइसेस यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए जितना भी एसी करंट होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का हम उपयोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, ताकि करंट का लॉस ना हो। क्योंकि देख लो यहाँ पे करंट का देखो पावर कितना कंज्यूमर है दोनों का, 0, यानी ये लोड नहीं ले रहे हैं, सब बिना लोड लिए ये डिवाइस को क्या कर रहे हैं, सब ऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आता है वो है आपका वाटलेस करंट, और इसको आइडल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो वाटलेस करंट क्या है, तो गौर करोगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट है IV, ठीक, यहाँ पे एक फेज एंगल बन रहा है कितना, 5,
और 90 डिग्री नीचे से गौर करो तो यहाँ पे साइन फाई निकल रहा है, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो जिसके संग एंगल होता है उसके संग कॉस, और जिसके संग एंगल नहीं होता है उसके संग साइन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे फाई बन रहा है, हाँ या ना? तो IV का कॉस वाला सेक्शन किधर जाएगा? ऊपर, और IV का साइन वाला सेक्शन किधर जाएगा? नीचे। और जो कॉस वाला सेक्शन है वहीं पे क्या है? ERMS। क्या है? ERMS। और जो IB है इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? IRMS, और इसको बोलेंगे हम ERMS। ठीक है, तो यहाँ पे है द कंपोनेंट IB cos फाई जनरेट पावर विथ EB, यानी जो कॉस का कंपोनेंट है वो इसके संग क्या जनरेट कर रहा है? पावर जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इस वजह से हमको नीचे के केस में अगर हम जाएंगे, साइन कंडीशन में जाएंगे, तो उस केस में पावर कितना मिलेगा? तो गौर करो, द कंपोनेंट IB sin phi does not contribute to power। पावर से इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0, and hence power generate is 0। This component of current is called wattless current, और इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट, यानी इसके अंदर पावर नहीं है। और इसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, देखो P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS साइन फाई cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0, तो पावर इज इक्वल टू 0। खत्म से उसमें, बस में। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, वो है आपका LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशंस नहीं है सिलेबस में, ठीक है। इसमें केस क्या आता है, मैं क्या कंडीशन बता देता हूं आपको। इसमें कंडीशन आता है जब हम इंडक्टर को और कैपेसिटर को क्या करें, आपस में कनेक्ट करें, तो जो जो क्रिएशन होता है, जो जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो चार्ज का मूवमेंट है, और जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमको देखने को मिलती है, इसी कंडीशन की स्टडी को हम बोलते हैं LC ऑसिलेशन। ठीक है, LC ऑसिलेशन में हम दो चीजों का उपयोग करते हैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एक चीज जान लो, छोटी चीजें हैं, क्या पता MCQ में पूछ दे। देखो इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड का मतलब अगर एक बार 100 की स्पीड से चल रहा है तो हर बार कितने की स्पीड चल रहा है? 100 की। लेकिन ये एक बार शुरुआत में तेज से किया, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी एनर्जी घटती गई तो उसकी वैल्यू पे क्या होती गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड और इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड। सुनाई। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एक ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे। द फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। बताओ ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम होता है लोअर वोल्टेज को हायर और हायर वोल्टेज को लोअर करने का। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, अगर पोटेंशियल हाई होगा तो करंट कम होगा, करंट हाई होगा तो पोटेंशियल कम होगा। इसी तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल क्या है, किस पे ये बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे EMI में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि जब भी दो कॉइल के बीच में काफी स्पेस हो, दोनों आपस में टच नहीं हो रहे हो, एक कॉइल में जब आप चेंज प्रोड्यूस करोगे, दूसरे कॉइल में क्या दिखे, उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करे, इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ एक म्यूचुअल। सेल्फ का मतलब जो अपने से मोटिवेट हो जाए, जैसे कभी कभी आप नॉर्मली, मैं एग्जांपल दूं नॉर्मल सा, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपको ऐसा कह रही यार मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बोर्ड का पेपर आ गया, तो आपको याद है कि ओहो अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन।
और एक होता है म्यूचुअल, यानी दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त पढ़ाई कर रहा है, दूसरा दोस्त घूम रहा है, फोन किया चल भाई चले घूमने, तो दोस्त बोला कि नहीं यार मेरे पास घरवा बहुत मम्मी डांट रही है, कह रही ये काम करो वो काम करो, ठीक, तुम कहे चलो ठीक कोई बात नहीं है, अब तुम घर में बैठ के आराम से सोफा बैठ के मार पबजी चला रहे हो बिना करे हुए, ठीक, तभी आपको याद आया कि चलो बाहर से कहीं घूम के आते हैं, ठीक है, तो तुम फोन किए दोस्त को, तो इस बार फोन नहीं किया क्योंकि पहले पता है घर पे है, तुम गए धीरे से उसके घर गए, उसके यहाँ पूछे मम्मी से, तो कही अरे ऊपर पड़ रहा है, लो तुम्हारा सब कुछ हिल गया, वक्त जज्बा सब गायब। अब तुम पहुंचे धीरे धीरे उसके रूम के पास देखो कोना में तो मार ऐसे किताब बिछाया हुआ है और दौड़ दौड़ के लोट के पढ़ रहा है वहीं पे, तुमको अंदर देख के जलन हो गई, ईर्ष्या आ गई, अरे कैसे हो सकता है ये पढ़ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, घूमने हित ही करने आया हूँ यहाँ पे। तुरंत धीरे से वो वहाँ से चल जाता है, घर जाके वो भी किताब खोल के पढ़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो बताओ इन दोनों के दो दोस्तों के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी उसके अंदर परिवर्तन आ गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। बात समझ आई? इसी पे ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। नेक्स्ट है द इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से सेकेंडरी में हमको क्या दिखता है, आउटपुट दिखता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब थ्योरी क्या है, तो थ्योरी है भैया कि इसमें ना प्राइमरी कॉइल में क्या होती है, टर्न होती है, किस चीज की, वायर की, कौन से कॉइल की, कॉपर वायर की। वैसे ही सेकेंडरी में भी क्या होता है, टर्न होता है प्राइमरी कॉपर वायर की, ठीक है, और इसी टर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा। अब जैसा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, दो, कौन सा, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन, ये ट्रांसफार्मर होते हैं। जब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं तो उसमें टर्न भी दो प्रकार के होंगे, ठीक है, तो हम जनरली बात करते हैं अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना आउटपुट होगा उतना ही क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है वो ये है कि V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी इज इक्वल टू I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी इज इक्वल टू टर्न सेकेंडरी अपॉन टर्न प्राइमरी। एक चीज गौर करोगे इस इक्वेशन में कि जो पोटेंशियल है वो किस पे, मतलब इसके दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में सेम है। देखो पोटेंशियल S नंबर S, पोटेंशियल P नंबर P, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, करंट। इसीलिए कहते हैं कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है, और पोटेंशियल घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। यही दोनों में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है हमारे पास आगे इसका, भाई दो टाइप्स की बात कर रहे थे ना। अब देखो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, बहुत कम ही ऐसा केस आता है जिसमें उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे एफिशिएंसी कम होने के लिए क्या है, जैसे हमिंग करता है, कभी गौर किए हो, ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो आवाज करता है, इसको बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस, बोलते हैं हमिंग लॉस, मतलब कि आवाज के फॉर्म में अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। उसके बाद हीट, कभी नजदीक से गुजरो तो लगेगा कि आंच मार रहा है वो, तो उसको बोलते हैं हीट लॉस। अब उसके अंदर कॉपर होता है तो कुछ समय के बाद वो कॉपर भी अपनी क्वालिटी को क्या करने लगता है, गिराने लगता है, उसका हिस्टेरिसिस में प्रॉब्लम हो जाता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। फिर उसके बाद आता है कॉपर लॉस। तो टोटल 4-5 तरह के लॉस होते हैं। बात समझ में आई? और एक और देखो लॉस, बोलते हैं कोर लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर का हम उपयोग करते हैं। और जब सॉफ्ट आयरन कोर को लंबे समय तक उपयोग करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है, उसका टैलेंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से उसको भी बोलते हैं कोर लॉस, ठीक है। तो ऐसे करके 4-5 तरह के लॉस होते हैं। बात सुनिए। अब देखो स्टेप अप अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी का टर्न करना पड़ेगा कम और सेकेंडरी करना पड़ेगा ज्यादा, तो यानी वो बन जाएगा स्टेप अप। और अगर आपको स्टेप डाउन बनाना है तो प्राइमरी होगा ज्यादा और सेकेंडरी क्या होगा, कम। तो ये है हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर जिनका हम डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग हम इसका करते हैं स्टेप डाउन का, ठीक है, क्योंकि हर जगह स्टेप डाउन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है जहां पे पावर बनता है, जहां पे बिजली बनती है वहां पे बस इसका उपयोग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अभी जिसकी बात मैं कर रहा था एनर्जी लॉस की, ठीक है, तो कॉपर लॉस, फ्लक्स लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। यानी कि जब ऐसे मूव कर रहा है ना तो उसको कोरवा क्या होगा, आपस में वाइब्रेशन करेगा, आवाज निकलेगा उसमें से। हमिंग लॉस भी कह सकते हैं। हमिंग आवाज, और उस आवाज की वजह से जो उसका आयरन कोर है ना वो ऐसे ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो भी उस लॉस को बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ कोर। ठीक है, मतलब जो बड़े होते हैं कभी चर्चा करते हैं, वो भी एक तरह का लॉस है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। हाँ, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। यानी कि जब भी ना किसी वायर से आप बहुत हाई वैल्यू करंट फ्लो करवाते हो ना तो उस वायर के चारों तरफ क्या होता है, एयर होता है और एयर इंसुलेटर होता है, लेकिन उस वायर के अंदर इतना ज़्यादा करंट होता है, इतना ज़्यादा करंट होता है कि एयर में जो आयंस होते हैं, एयर के जो कि पार्टिकल्स, उनको भी चार्ज कर देता है। ठीक है, तो वो जो चढ़ करता है ना वो तार नहीं चढ़ाता, वो उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स चढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे चढ़ाने की आवाज आती है और स्पार्क्स दिखते हैं हमको। ठीक है, बस में। नेक्स्ट है हमारे पास एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, तो ये एक ऐसा जनरेटर है, एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और यहाँ इसको हम टरबाइन में भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसकी जो मुख्य चीज़ें हैं मैं उन पर आपको सबसे पहले फोकस करवाता हूँ। मुख्य चीज़ें हैं मैग्नेट्स, नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आर्मेचर होता है लंबा सा, डॉट 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 देख रहे हो थ्रेड वाला, ये आर्मेचर होता है। इस आर्मेचर पे अंदर क्या कॉइल लगा होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न के कॉइल लगे होते हैं। उसके आगे एक व्हील टाइप का, पंखा टाइप का लगा होता है। ठीक है, कैसा पंखा, देखो ऐसा पंखा लगा होता है, ऐसे 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 इस टाइप का। ठीक है, वो गोल गोल घूमता है, पानी पड़ता है तो क्या करता है, वो घूमता है। अब इसके है ना दो रिंग अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं स्लीप रिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्लीप रिंग। उस स्लीप रिंग से वायर निकलता है, और देखो ब्लू कलर, देखो ब्लू कलर का ये, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रश। और ये है लोड। अब जब इसको घुमाएगा टरबाइन तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर इसके माध्यम से वो निकलेगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर उसको हाई करेगा और फिर लो कर करके हमारे तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का, क्या था भाई, ये एसी जनरेटर भूल गया मैं, बस समझ में आई, कोई डाउट है इसमें। चलो आगे है इसके अंदर कि एसी जनरेटर डायनामो अल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू अल्टरनेटिंग। अभी चर्चा की हम लोग इसको। बाकी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है हम लोग उस प्रिंसिपल पे काम नहीं करते। ठीक है, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं ईएमआई, जिसपे चैप्टर है पूरा। कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, फील्ड मैग्नेट अभी बताया हूं मैं, नॉर्थ साउथ। उसके बाद आर्मेचर चाहिए, उसके बाद स्लिप रिंग चाहिए, कार्बन ब्रश चाहिए, और क्या चाहिए, लोड। लोड रहेगा तभी तो आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट है वर्किंग। तो वर्किंग के लिए इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वर्किंग इसको मत देखो, वर्किंग तुम खुद सोचो दिमाग में कि कैसे कैसे घटना घटती होगी, क्योंकि इसका तुम देखोगे ना, इसका देखोगे तो 3-4 पन्ना हो जाएगा, और जब तुम अपने से एनालाइज करोगे तो उसको बहुत समराइज करके लिख सकते हो एकदम अच्छे से, और उस पर नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में फिगर होना चाहिए, बिना फिगर के आपको नंबर नहीं मिलेगा, बात समझे, हाँ या ना। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो इसमें थ्योरी क्या काम आती है भाई, देख रहे हो ना, ये क्या है, अलग टॉपिक है क्या ये, वही है ना, वर्किंग में ही पार्ट है। देखो याद करो कि एक कंडीशन था कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, याद है। अभी इसके बाद आएगा, अभी ईएमआई से पहले एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे।
गैलोमीटर इंटू एमीटर, एमीटर किलोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, वो आएगा ना, वहाँ का भी ये वहीं का भी प्रिंसिपल इसके अंदर क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करो, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसको याद करो, वहाँ पे था निब्बा, याद है निब्बा, निब्बा निब्बी हो रहा था उसमें, तो वही वाला निब्बा वाला कंडीशन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो AC बनता है वो कुछ ऑल्टरनेटिंग में तुम देख सकते हो, स्टार्टिंग एंडिंग ग्राफ बन रहा है, ये शो करता है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है यूज, इसका यूज हर जगह है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट से चलता है यानी AC से चलता है, उस हर जगह ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हम लोग। पहले करते थे, लेकिन अब साइंटिस्टों ने, इंजीनियरों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, अब इन लोगों ने SMPS बना दिया है। क्या बना दिया है? SMPS, जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसमें उन्होंने उपयोग किया है ट्रांसफार्मर, तो उसमें भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। ठीक, और पहले क्या एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता था, उसी से काम चल जाता था। अब एक छोटा ट्रांसफार्मर है कि कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर और मॉसफेट, ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक बढ़िया सा सप्लाई अब क्रिएट कर दिया जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि हर एक डिवाइस बहुत हैवी होता था, अब देखो डिवाइस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। अब सोचो कि अगर ये सन 2000 के समय में बनता तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। हाँ, अब सोचो इसमें ट्रांसफार्मर उपयोग करते तो ये कहाँ लगता है, यहाँ पे, और इसके पीछे की तरह रहता। हाँ, और उसी पे चल जो बुढ़िया पे सूझ जाते हैं हम लोग, गमछा हमछा एकदम मस्त, एकदम मस्त जगह से। बस ये पहले लोग बक्सा पे सोते थे घर में, सोते थे ना, घर में मेहमान बढ़ गए तो बक्सा पे सो गए, देखो ये सोया है। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया समाप्त। आगे दो दिया है।